वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। अपन ने बहुकणीय तंत्र की काइनेटिक एनर्जी कल ज्ञात की थी कि के आई इक्वल टू के सी एम प्लस के सी आई, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान केंद्र से आए हुए कणों की गतिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या होता है, बहुकणीय तंत्र जो आए हुए कणों से मिलकर बना होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी। आज अपन पढ़ेंगे समानित द्रव्यमान। आज का अपना टॉपिक है समानित द्रव्यमान, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, समानित द्रव्यमान होता है कि दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2। दो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर के टोटल एक कैपिटल M द्रव्यमान का पार्टिकल बना दिया जाए, यानी कि दो छोटे कणों से मिलकर के एक बड़ा कण बना दिया जाए, दोनों पार्टिकल के मास को समानित कर दिया जाए तो उसे कहते हैं समानित द्रव्यमान का पार्टिकल। जैसे अपन फॉर एग्जांपल देखो डायग्राम से समझेंगे इसे। निर्देश तंत्र अपना S और S डैश लेंगे। या स्थिर निर्देश तंत्र जैसे S ले लिया, कोऑर्डिनेट उसके x, y एंड z हैं। इसमें m1 और m2 के एक पार्टिकल लिया है जिसका मास है m1 और दूसरा पार्टिकल लेंगे जिसका मास है m2। तो मास m1 और मास m2 के दो पार्टिकल p और q लेते हैं। देखो इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर और इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर मूल बिंदु O से। अब देखिए फोर्स जो है 1 से 2 की ओर अन्योन्य क्रिया बल कार्य करेगा दोनों के बीच में। आपको पता है इनका जो विस्थापन है 1 से 2 की ओर भी हो सकता है और 2 से 1 की ओर भी, दोनों को समानित करेंगे तो फोर्स जो है एक तो F12 वेक्टर भी हो सकता है और दूसरा F2 से 1 की ओर F21 वेक्टर भी हो सकता है। और दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसको आप R12 वेक्टर नॉर्मली कह सकते हो। दोनों पार्टिकल्स के मास को समानित किया जाए। माना दो कण से लिखेंगे डायरेक्शन। अब माना दो कण जिनके द्रव्यमान स्मॉल m1 m2 है, दो कण जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, इन दोनों कणों को मिलाकर एक कैपिटल M द्रव्यमान का, M द्रव्यमान के कण का निर्माण किया जाता है। तो प्राप्त द्रव्यमान को समानित द्रव्यमान कहते हैं। प्राप्त द्रव्यमान को कौन सा मास कहोगे? समानित द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O से, निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O से मास m1 जो अपना है, m1 और m2 के स्थिति सदिश एक साथ लिख दो। O से m1 व m2 के स्थिति सदिश क्रमशः है R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर हैं, R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर हैं। दोनों कणों की गति के कारण दोनों पार्टिकल गति करेंगे m2 m1 की ओर और m1 m2 की ओर। दोनों कणों की गति के कारण
अन्योन्य प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करता है, यानी कि F12 वेक्टर इक्वल होगा माइनस के F21 वेक्टर। क्रिया के विपरीत क्या होगी? प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करते हैं, जिससे बल का विस्थापन R12 वेक्टर उत्पन्न होता। बल का विस्थापन R12 वेक्टर उत्पन्न होता है M1 M2 द्वारा, या M1 द्वारा ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, M1 द्वारा M2 पर बल, या M2 द्वारा M1 पर आरोपित बल। यानी कि M1 द्वारा M2 पर भी आरोपित किया जाएगा और M2 द्वारा M1 पर भी आरोपित बल है। इनके मध्य अनुदिश स्थिति सदिश के विपरीत लगते हैं। M1 पर बल इनके मध्य अनुदिश स्थिति सदिश के एक दूसरे के विपरीत क्या है? ये स्थिति सदिश जो भी है उसके क्या लगेंगे? विपरीत कार्य करते हैं ये फोर्स। अब दोनों कणों की गति के समीकरण देखिए। दोनों कणों की गति के समीकरण ये न्यूटन्स के लॉ से निकाल सकते हैं अपन। जैसे F12 वेक्टर क्या आएगा? देखो F1 का 2 के ऊपर, यानी कि मास तो कौन सा है? M, जिसके ऊपर फोर्स लगेगा M2, और d स्क्वायर Ma आता है तो d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर। किसके द्वारा? स्थिति सदिश M2 का कौन सा है? R2 है, जिसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो त्वरण क्या आता है? या तो लिख सकते हो आप M2 ए वेक्टर भी, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? डी स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर। फिर देखो F21 वेक्टर इक्वल टू M1 डी स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर। तो दोनों की ये गति के समीकरण अपन मूल रूप से कह देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो विस्थापन है, विस्थापन क्या होता है? जैसे R12 वेक्टर लिखोगे तो R12 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 2 में से क्या कर देते हैं? 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आगे का जो पार्ट है वो देखिए। दो कणों के मध्य डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उन कणों के मध्य दूरी कह सकते हैं। उन कणों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो एज ए क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है। तो लिखोगे आप विस्थापन R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का 2 बार t के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर R12 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 4 में जो वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से। तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 से देखिए डी स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? F12 वेक्टर अपॉन M2। इक्वेशन नंबर 5। फिर देखिए इक्वेशन 2 से डी स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू F21 वेक्टर अपॉन M1। इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 5 और जो 6 है उसकी वैल्यू जो है उसको कहाँ पुट करोगे आप? इक्वेशन नंबर 4 में।
तो इक्वेशन 5m6 को 4 में पुट करने पर देखिए स्टूडेंट्स, d²r12 अपॉन dt² इक्वल टू d²r2 अपॉन dt² को क्या लिखोगे, f12 वेक्टर अपॉन m2 माइनस d²r1 अपॉन dt² f21 वेक्टर अपॉन m1। अब देखिए न्यूटन्स का जो लॉ है वो क्या कहता है, देखो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, न्यूटन के थर्ड लॉ से जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो लॉ है वो क्या कहता है कि f21 वेक्टर इक्वल होता है माइनस का f12 वेक्टर। प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा उसी माध्यम में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इक्वेशन जो 7 दोगे इसे, और इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में पुट करो स्टूडेंट्स, तो d²r12 अपॉन dt² इक्वल टू f12 वेक्टर अपॉन m2 प्लस f12 वेक्टर अपॉन m1। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन आई है उसे अपन क्या करेंगे, उसे सॉल्व करो। क्रिया प्रतिक्रियात्मक का जो बल, यानी कि प्रत्येक क्रिया, जैसे अपन पानी में तैरते हैं तो उसी माध्यम में अपन तैर रहे हैं, लेकिन आप अपने हाथों को पीछे की ओर धकेलना प्रतिक्रिया है, तो उसी माध्यम में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया नेगेटिव साइन को प्रदर्शित करेगी। d²r12 अपॉन dt² इक्वल टू f12 वेक्टर दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1। ओके, फिर देखिए d²r12 अपॉन dt² इक्वल टू f12 वेक्टर, यह हो जाएगा आपका एलसीएम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। अब यहां से f12 वेक्टर की वैल्यू निकालो, f12 वेक्टर इक्वल टू इस तरफ चला जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 d²r12 अपॉन dt²। 1 2 के लिए देखो विस्थापन r12, तो देखिए m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जो पार्ट है इक्वेशन 9 में, इक्वेशन 9 में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को समानित द्रव्यमान म्यू कहते हैं, समानित द्रव्यमान म्यू कहते हैं। इसलिए f12 वेक्टर इक्वल टू म्यू d²r12 अपॉन dt²। f इक्वल टू जो m में होता है आपका, f इक्वल टू क्या होता है, ma वेक्टर जो होता है उसके तुल्य समीकरण है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ma वेक्टर है, m वहां पे मास होता है, f फोर्स होता है, a एक्सीलरेशन होता है। यहां पर भी f फोर्स है, म्यू मास है और ये एक्सीलरेशन ही है, लेकिन ये दो पार्टिकल को एडजॉइंट करके जॉइंट करके बनाया गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समानित द्रव्यमान की इक्वेशन कहते हैं। ये होता है समानित कण का गति का समीकरण कहलाता। जो समानित कण है उसके गति का समीकरण कहलाता। आगे देखते हैं, देखो समानित द्रव्यमान के आगे अपन ने द्रव्यमान केंद्र पढ़ लिया, निर्देश तंत्र भी पढ़ लिया किसे कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को एक जगह जोड़ दिया जाए कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। निर्देश तंत्र तो पढ़ लिया आपने, किसी कण की स्थिति की व्याख्या करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है और इन निर्देशांकों को 3D में डिनोट करते हैं, इसलिए जड़त्वीय निर्देश तंत्रों को पढ़ा। लेकिन यदि निर्देश तंत्र शब्द को द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाए तो टॉपिक है अपना द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र।
सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। देखिए स्टूडेंट, ये अपना निर्देश तंत्र है, जिसे एस निर्देश तंत्र कह दो। कोऑर्डिनेट जिसके एक्स वाई जेड होते हैं स्टूडेंट, 0 मूल बिंदु है, ये ओ मूल बिंदु, एस निर्देश तंत्र है। अब देखिए कैपिटल एम द्रव्यमान के एक पार्टिकल को, ये कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल है जिसका सेंटर ऑफ मास और जिसका स्थिति सदिश RCM वेक्टर है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी कैपिटल एम द्रव्यमान के जो पार्टिकल है उसके द्रव्यमान केंद्र को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जोड़ दिया जाए तो उसे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखिए कैपिटल एम द्रव्यमान के पिंड का द्रव्यमान केंद्र यदि किसी जड़त्वीय या स्थिर निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जोड़ दिया जाए तो उसे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसका स्थिति सदिश RCM वेक्टर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेट है आपके XYZ, वो XYZ नहीं होंगे, उसके फिर XCM, YCM और ZCM, क्योंकि अब तो सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए RCM वेक्टर इक्वल टू जैसे XI कैप होता है तो वैसे ही क्या होगा, XCM I कैप YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। ये सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश कहलाएगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण या पिंड का वेग, देखो पार्टिकल स्थिर वेग से गति करेगा या फिर पार्टिकल स्थिर ही रहेगा। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण या पिंड का वेग स्थिर हो, अर्थात VCM वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट हो, पार्टिकल नियत वेग से गतिशील हो, तो देखिए क्या होगा, VCM इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो PCM इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, संवेग बराबर m डॉट VCM, द्रव्यमान m डॉट VCM, संवेग यही होता है। और VCM इक्वल टू क्या हो, स्थिर है, तो आपको जो है संवेग ज्ञात करोगे तो VCM का वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। PCM इक्वल टू, ठीक है ना, इसका DRCM अपॉन DCM करोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। वो वेलोसिटी अगर 0 रहेगी तो P इक्वल टू mv होता है, तो VCM भी कांस्टेंट है या स्थिर हो, तो वेग पिंड का स्थिर हो तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, 0। तो PCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थात PCM इक्वल टू 0, संवेग 0 होता है। तो देखो ऐसे निर्देश तंत्र का दूसरा नाम भी है जिनमें संवेग अगर 0 हो जाता है तो लिखोगे अतः द्रव्यमान केंद्र के अनुदिश, द्रव्यमान केंद्र के अनुदिश स्मॉल n कणों के, मान लो स्मॉल n कण ही तो थे, n कणों का संवेग 0 होता है
तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र, ये इसका दूसरा नाम है, शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। तो आज अपन ने द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र यानी कि शून्य संवेग निर्देश तंत्र पढ़ा है, और अपन ने क्या वैल्यू निकाली थी? समानित द्रव्यमान म्यू की वैल्यू ज्ञात की है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।